साथियों नमस्कार। आपने भी हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिसमें 11 सितंबर को गणेश उत्सव वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकारी आवास माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का उसमें गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और वहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय और उनकी धर्मपत्नी उपस्थित है। इस वीडियो के वायरल होने पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आप लोगों ने विद्वानों की सुनी होगी। कुछ लोग मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, कुछ न्यायाधीश हमारे जो मुख्य न्यायाधीश महोदय उनकी आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि जो आज से करीब कम से कम इस समझे 50 वर्ष पूर्व जो जजों की एक सोच थी, वो सोच क्या थी और वो क्या संदेश नए नए वकीलों को देना चाहते थे कि अगर आप जज बनना चाहें तो आपको किस तरह की सोच रखनी चाहिए, वो खुद क्या संदेश देते थे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस संबंध में। उसके परिप्रेक्ष्य में आप खुद ये जो हुआ है, जो गणेश जी की पूजा के संबंध में आपने वीडियो देखा है, उसमें आप खुद ही आकलन कर लीजिएगा। इस दृष्टि से आकलन कर लीजिएगा कि क्या जजेस जो है अब विशेष करके सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनकी सोच जो है वो इस प्रकार से है, उनका आचरण इस प्रकार से है जैसा कि संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी, विश्वास व्यक्त किया था और इसीलिए उनको इतनी शक्ति दी थी कि वो न्याय करने के लिए जो चाहे वो आदेश कर दे। किसी भारत सरकार के विरुद्ध हो, किसी राज्य के विरुद्ध हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत भी के विरुद्ध भी हो, तब भी उनको जो है निर्भीक होकर आदेश पारित करने की शक्ति संविधान निर्माताओं ने दी थी और वो नागरिकों के हित में दी थी। क्योंकि वो ये जानते थे कि कोई भी शासक हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी की भी सरकार हो, वो जो है अपनी सत्ता को कायम करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी कर सकती है, तानाशाही की प्रवृत्ति यदि है तो उसके लिए भी वो क्या कुछ कर सकती है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई थी जनता के हित में। तो एक तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, खुद ही आप आकलन कर लीजिएगा। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को। तो एक फंक्शन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री जी भी है, मुख्य न्यायाधीश महोदय है, जजेस है और भी बहुत से हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के जो प्रभावशाली जो हमारे सदस्य हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के एडवोकेट है और बहुत से लोग हैं, वो सब उपस्थित हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष जी हैं वर्तमान में कपिल सिब्बल साहब, वो भी है, बार काउंसिल के चेयरमैन साहब है, वो भी है। तो सब ने जैसा फंक्शन में होता है भूरी भूरी प्रशंसा की कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 75 वर्ष में बहुत अच्छा वर्क किया, हमारा सीना गर्व से फूल गया। इस प्रकार की जो प्रशंसा आपने सुनी होगी और करते ही है, औपचारिकता होती है। तो आप इसका आकलन कीजिएगा और ये आप उस परिप्रेक्ष्य में कीजिएगा जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसको हर जो लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुआ सदस्य है और जुड़ने वाला है उसको जानकारी होनी चाहिए। वो एडीएम जबलपुर का मामला हुआ था आपातकाल के समय, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो प्रशंसा की गई, क्या ये वो प्रशंसा सही है या औपचारिकता है, क्या उसके लायक है हमारे जजेस जो प्रशंसा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के। तो ये आपको इन दो बातों के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप अंत तक देखें और खुद आकलन करें। और ये जो अगर आप महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो भी आप आवाज उठा सकते हैं उसके लिए उठाइए आप। मैंने 1975 में वकालत पास की थी और 1976 में मैं रुड़की बार एसोसिएशन का सदस्य बना था, वकालत मैंने शुरू कर दी थी। हमारी रुड़की उस वक्त जो थी वो सहारनपुर जिले के अंतर्गत आती थी। सहारनपुर में उस समय 1975-76 में माननीय BD अग्रवाल साहब जिला जज थे, जिनके भाई साहब श्रीमान KC अग्रवाल साहब मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी हुए हैं। उनका सम्मान करने के लिए रुड़की बार एसोसिएशन ने उनको आमंत्रित किया था। अपने सम्मान समारोह में वो एक संबोधन वकीलों को दे रहे थे और ये बता रहे थे कि जज बनने पर किस प्रकार से जीवन को रखना चाहिए, एक संत की तरह जीवन होना चाहिए, निर्लेप होना चाहिए। तो उन्होंने जो बताने के लिए जो उदाहरण दिया था वो आप सुनिए। उन्होंने ये बताया कि एक समय पर इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा हुआ था। वहां पर गवर्नर साहब जो है वो वहां पर गए और वहां जाने पर उनके मन में शाम के समय यह बात आई कि मैं किसी के यहाँ जाऊं और एक कप चाय पीऊं। उन्होंने विचार किया कि मैं कहाँ जाऊं, तो उनके मन में ये बात आई कि मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय है उन्हीं के यहाँ जाऊं, क्योंकि ऐसे तो किसी के यहाँ जा नहीं सकते।
तो उन्होंने वहाँ पर संदेश भिजवाया कि गवर्नर साहब आना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि गवर्नर साहब आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदय की तरफ से उनको संदेश गया कि आपका स्वागत है, आप आइए। जब उनके आने का समय था तब मुख्य न्यायाधीश महोदय जो थे वो अपनी धर्मपत्नी को ये कह दिया उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ, आप उनका स्वागत समारोह जो भी कुछ है आप कीजिएगा, आओ भगत, मैं नहीं रहूँगा। पूछा क्यों नहीं रहेंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा आप उनसे भी बता दीजिएगा कि वर्तमान समय में बहुत सारे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं हैं और भी बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें सरकार पक्षकार है और सरकार जो है पक्षकार है। अब बताइए, मुख्य न्यायाधीश महोदय के आवास पर मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे थे, गवर्नर महोदय आना चाहते थे और शायद गवर्नर जनरल उस वक्त थे वो आना चाहते थे, या गवर्नर साहब कुछ उन्होंने श्रीमान वीडी अग्रवाल सर ने इस तरह से बताया था। तो उनका यह कहना था कि मैं जो हूँ उनके साथ इस तरह से अगर मैं मिला अपने आवास पर व्यक्तिगत रूप से तो एक संदेश जनता के वे गलत चला जाएगा, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी पक्षकार है। और चाहे आप देख ही लीजिए, गवर्नर हो या जो भी हो, वो सब सरकार की पैरवी करते हैं। भले उन्हें ये कहा जाता है कि वो निष्पक्ष होते हैं, जैसा होता नहीं है। वो सरकार जैसा चाहती है उस प्रकार से वो अपना आचरण और उस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रकार की सोच उनकी उस समय थी जो वीडी अग्रवाल साहब ने बताया, और वो वहाँ से चले गए। और जब ये बात उनको बताई गई गवर्नर साहब को कि इस वजह से वो नहीं मिले, कि हमें जनता के प्रति हमारा क्या दायित्व है, संविधान में हमें क्या शक्ति या जो कुछ दिया है वो जनता के प्रति होनी चाहिए, और उसको संदेश इस तरह के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि न्याय दिखाई देना चाहिए कि हमारे जो मामले हैं उनमें न्याय हो रहा है, और सरकार के विरुद्ध जो बहुत सारे मामले वो न्यायालय में चलते ही है। तो उन्होंने भी बहुत सहजता से लिया और इस बात की उनकी प्रशंसा की गई। तो ये संदेश उन्होंने दिया था। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या सोच थी। अब यहाँ पर इसे आप इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचें तो आप ये समझेंगे कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय को क्या करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी आने के लिए कहा था तब भी क्या करना चाहिए था, क्योंकि शासक जो है उसकी वो तो चाहता है, इंदिरा गांधी जी भी चाहती थी जजों से बैठा जाए, मिला जाए, हमारी बात उनको उन तक पहुंचाई जाए, और कोई भी शासक होता है, नेहरू जी भी चाहते थे, लेकिन उस वक्त के जो जज थे वो दूरी रखते थे। अब क्या है सोच, क्या ये जनता के प्रति सोच है? आप महसूस करिए कि किस तरह से जनता महसूस करेगी। अब क्या सोच उनको अपने व्यक्तिगत हित के प्रति हो गई है कि रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ मिल जाए? क्या सोच हो गई है ये आप सोचिए। अगर वो संदेश वीडी अग्रवाल साहब का मैंने सुना, और मैं समझता हूँ कि मेरी भी उम्र 72 वर्ष की हो गई, तो जो हमारे जो वर्तमान जजेस हैं उनको भी जानकारी होगी कि उस वक्त जज क्या समझाते थे और अब क्या सोच लेकिन उन्होंने बना ली। और आप देख ही रहे हैं रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार से जो है, जो उनकी एक लालसा है पद की और गरिमा बनी रहे, उसके लिए वो क्या क्या हो रहा है सब आप देख ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि वो ये भी भूल गए कि हमारा आचरण जो है वो, हमारा इस प्रकार का आचरण वो पूरे एक इंस्टीट्यूशन को एक संदेश देता है, भविष्य के लिए संदेश देता है। तो क्या अब आप ये महसूस करें कि क्या कल को राहुल गांधी जी अगर कहे मैं आना चाहता हूँ आपके यहाँ, तो क्या उन्हें मना कर देंगे? और मना करते हैं तो क्या होगा? इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी जाने लगे, मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के वहाँ जाने लगे, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या संदेश देकर वो जाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए था अगर वो सोच उनको पता होती, और ही पता मैं समझता हूँ, लेकिन वो कहाँ से कहाँ वो सोच उनके छुप गई और अब क्या सोच आ गई है, वो दब गई। वो जो सोच होनी चाहिए थी जजों की, जो बताया गया होगा उनको, और अब क्या हो गई है। तो आप सोचिए कि हमारे जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय उन्हें क्या करना चाहिए था। किसकी आलोचना आप लोग कर रहे हैं? बाकी आप मोदी जी की आलोचना करनी चाहिए थी हमको, या कर रहे हैं अब जो सही कर रहे हैं। अब दूसरी बात पर आ जाइए, जो भूरी भूरी प्रशंसा की मैं बात कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी, और उसके तुरंत बाद, शायद आपको जानकारी में ना हो, अनुच्छेद 359 भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो थी उसका प्रयोग करते हुए जो मौलिक अधिकार थे उनको स्थगित कर दिया गया था। जब तक आपातकाल लागू है तब तक मौलिक अधिकार आप लोगों के, नागरिकों के स्थगित रहेंगे, यह भी एक आदेश कर दिया गया था। मौलिक अधिकार जो है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार जो दिया गया है। आपका जो जीवन है वो बहुमूल्य है,
उसे कानूनी तरीके से उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत उसका पूर्णतः पालन करते ही उस पर कोई उल्लंघन, जो जीवन का अधिकार है उसका जो उल्लंघन कह लीजिए, या उस पर जो हस्तक्षेप कह लीजिए, या उसको चोट पहुंचाई जा सकती है, अन्यथा नहीं पहुंचाई जा सकती। कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता, आपको मनमाने ढंग से अवैध रूप से अरेस्ट नहीं कर सकता। तो यह जीवन का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं, वो मेरा इसका विषय नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपातकाल लागू हुआ और आपके मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए, तब मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े नेताओं को और विरोधी पक्षों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण अडवाणी जी हो, मोरारजी देसाई जी हो, सब अरेस्ट हो गए काफ़ी लोग। जब भी वो उनको मीसा में अरेस्ट किया गया, उनके जो एडवोकेट महोदय थे वो तत्समय तुरंत जो है वो उच्च न्यायालय गए, और इस प्रकार से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कानून होता है, वो मुकदमा नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून कहलाता है, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, ये जो हैबियस कॉर्पस पेटिशन लगाई जाती है, क्योंकि उसमें कोई रिमांड नहीं लिया जाता, कोई बेल नहीं होती है, तो हैबियस कॉर्पस पेटिशन जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लगती है, और उस पर देखा जाता है कि जो आपकी अरेस्ट इस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कानून है उसमें सही की गई या गलत की गई। तो उच्च न्यायालयों ने यह महसूस किया कि जो मीसा के अंतर्गत जो गिरफ्तारियां की जा रही है, जो आदेश दिया जा रहा है, वो असंवैधानिक है। उन्होंने उस आदेश को निरस्त करना प्रारंभ कर दिया, और जिनको अरेस्ट किया जा रहा था वो जो है वो छूटने लग गए, उसमें से उनकी गिरफ्तारी जो है खत्म होने लग गई। जब ये होने लगा तो भारत सरकार को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने इस सब बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, और वहां पर एक बात ये सामने आई जो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना था कि क्या आपातकाल लागू होने पर जीवन का अधिकार जो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में दिया गया है वो भी स्थगित हो जाता है। यह मामला एडीएम जबलपुर के नाम से, या है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो मामला है उसके नाम से प्रसिद्ध मामला है हमारे न्यायिक इतिहास में। सरकार के पक्ष जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब, तत्समय के नीरज डे साहब वो रख रहे थे। वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अटॉर्नी जनरल थे, उनके चहेते अटॉर्नी जनरल थे, और उनकी टीम में अच्छे अच्छे जो वकील थे, शायद फाली नरीमान साहब, या जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल मोदी जी के टाइम पे रहे वेणुगोपाल साहब, ये भी मैं समझता हूँ शायद उसकी टीम में थे। तो बड़े बड़े वकील उनकी टीम में थे, लेकिन मुखिया जो थे उस टीम के वो नीरज डे साहब थे। तो उन्होंने जो है वो आर्गूमेंट किया, और वो आर्गूमेंट हुआ जो 5 जजों की बेंच सुन रही थी। बड़े बड़े जज थे, जिनमें 2 नाम आप विशेष करके याद रखिए। एक हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के पूज्य पिताजी थे, वहाँ पे चंद्रचूड़ साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, उनके पूज्य पिताजी भी उस बेंच में थे, और एक जज थे उसमें हंसराज खन्ना साहब, 5 जजों की बेंच में। तो नीरज डे साहब ने जो उसमें आर्गूमेंट किया, वो आर्गूमेंट क्या किया, और हंसराज खन्ना साहब जज साहब ने उनसे क्या क्वेश्चन पूछे, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको उसका हिंदी रूपांतरण बताऊंगा, और बहुत कुछ आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जो समय आते हैं जब नागरिकों को ज़्यादा इस बात की आवश्यकता होती है कि उनके हितों को सुप्रीम कोर्ट देखे, और अपने व्यक्तिगत हित या सरकार के हितों को ना देखे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या किया। ये जस्टिस खन्ना साहब ने पूछा नीरज डे साहब से, अटॉर्नी जनरल साहब से, कि आप जो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो स्थगित हो जाते हैं आपातकाल में, तो क्या इसका विस्तार अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार तक है? उन्होंने पूछा। तो उनका जवाब था कि हाँ, उसका अधिकार वहां तक है अगर कोई जीवन का अधिकार अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भी छीनती है सरकार, एग्जीक्यूटिव, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। ये उनका जवाब था। तो इस पर सब भौचक के रह गए। कौन भौचक के रह गए? जो ऑडियंस था, सुन रहे थे, जो वहाँ जो और 4 जज बैठे हुए थे। ये बाद में जस्टिस खन्ना साहब का कहना यह था कि उन्हें नहीं कुछ भी ज़्यादा इस बात की प्रतिक्रिया हुई कि वो क्या कह रहे नीरज डे साहब। तो उनको परखने के लिए और इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए कि भाई क्या आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, जस्टिस खन्ना साहब ने एक जो है इमेजिनरी सा एक प्रश्न उनसे और पूछा नीरज डे साहब से। इस प्रकार से था कि उन्होंने ये कहा कि चलिए आप जो कह रहे तो आप ये जरा सा ये बताइए कि अगर कोई पुलिस वाला अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी की हत्या कर देता है, राज्य हित में नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी की हत्या कर देता है, तो क्या जब भी जीवन का अधिकार जो है उसके अंतर्गत
न्यायालय जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, उस पुलिस वाले के विरुद्ध किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसका संज्ञान ही नहीं ले सकती। तो आप देखिए जवाब नीरज डे साहब ने कहा कि हाँ यही है, जब तक आपातकाल लागू है आप संज्ञान नहीं ले सकते, ये स्थिति है, जीवन का अधिकार स्थगित है। तो आप ये समझ लीजिए कि जस्टिस खन्ना साहब ने जो ये क्वेश्चन पूछा और उसका जो जवाब हुआ, किस कदर जो है वो एक धक्का सा ऑडियंस को लगा। लेकिन उनका कहना यह है, जो बाद में बताया गया, कि जो 4 जज बैठे थे उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वो पत्थर की मूर्ति की तरह ही बैठे रहे। जैसे आप देखते हैं ना कि न्यायालय को क्या कहते हैं और मूर्ति न्यायालय की क्या होती है, इसी तरह से बैठे रहे। और बाद में जो निर्णय आया, उस निर्णय में जो नीरज डे साहब ने इस प्रकार से जो आर्गूमेंट किया, जो आपको बताया गया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी के अनुसार उन्होंने निर्णय दे दिया सरकार के पक्ष में। जस्टिस खन्ना साहब का डिसेंटिंग व्यू था, आप देख लीजिए वो किस तरह के जज थे, क्या उनके शब्दों में प्रशंसा की जाए और क्या 4 जजों ने किया। उन्होंने डिसेंटिंग व्यू दिया और वो उन परिस्थितियों में दिया कि उन्हें बताया गया था डिसेंटिंग व्यू देने से पहले कि आप डिसेंटिंग व्यू देंगे तो आप चूंकि मुख्य न्यायाधीश भारत बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं, बनेंगे आप आपकी सीनियरिटी के हिसाब से, लेकिन इस जजमेंट के बाद अगर आप डिसेंटिंग व्यू देंगे तो आप मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाएंगे। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनना स्वीकार नहीं किया, डिसेंटिंग व्यू दिया। अब आप देख लीजिए क्या सोच थी उस वक्त और अब क्या सोच हो गई है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो आपको अगले वीडियो बताऊंगा। अब आप जो मैं कहना चाहता हूं वो आप सब समझ गए होंगे कि अब भी जो स्थिति है वो उससे भी खराब होती चली जा रही है। क्योंकि उस वक्त आप ये देख लीजिए, थोड़ी सी आपको एक बात और समझ में आएगी कि इंदिरा गांधी जी को इतनी बड़ी शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी एटीएम जबलपुर के मामले में, नीरज डे ने जो आर्गूमेंट किया था उसके परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से वहां उस समय कुछ नहीं हुआ। और आपातकाल के बाद जो वो निर्वाचन, उनका जो इलेक्शन जो था वो हार गई, जनता दल की सरकार बन गई। उसके बाद 2-2.5 साल के बाद फिर जो है इंदिरा गांधी जी गद्दी पर बैठ गई। तो आपातकाल से जनता कितनी दुखी थी या जनता का क्या उत्पीड़न हुआ, जनता क्या परेशान थी, आप खुद अंदाजा लगा लिए कि जनता ने तो फिर उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी हत्या हुई। अब क्या है, अब आपको मैं यहाँ पर आगे जो वीडियो अगर मिला, समय मिला, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब स्थिति क्या है कि और भी खराब है। हम लोग कहते हैं कि साहब सरकार तानाशाह प्रवृत्ति रख रही है, मोदी जी तानाशाह बनते जा रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी जी भी बनने चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाता था, वहां नहीं लगा पाया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कहा जाता है कि जब भी ऐसी बात आई, वो जो है उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, जो संविधान निर्माताओं ने या जनता ने उन पर विश्वास किया और इतनी शक्ति उनको दी, उनका इतना सम्मान किया, उनको लॉर्डशिप कहा जाता है, वो सब तोड़ दिया उन्होंने। वही स्थिति ये समझ लीजिए कि आज क्या स्थिति है कि अगर मोदी जी के लिए कहा जाता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का योगदान है। मोदी जी अगर तानाशाह बनने की तरफ जा रहे हैं और आप देखें पीएमएलए वगैरह में जो अरेस्ट हो रही है, तो ये सब भी योगदान सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के जो जजमेंट दिया, जिसकी वजह से सब हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट की देन है और ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अब आप ये सब चीज़ों का अध्ययन कीजिए, समझिए, और उसके बाद जो आपको आवाज़ उठानी उठाइए। क्योंकि आज सरकार किसी की है, कल किसी की है। हमें तो ये देखना चाहिए कि जो हमारी न्यायपालिका पर जो विश्वास हमारी जनता का है और जो संविधान निर्माताओं ने विश्वास करके इतनी शक्ति दी है, क्या वो खरे उतर रहे हैं। और कोई भी शासक हो, आज हो, कल हो, कभी भी हो, अगर वो तानाशाही की प्रवृत्ति रखता है, जनता के अधिकारों का हनन करता है, तो क्या उस पर अंकुश लगाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करता है, ये आपको देखना है और इसी में आपको आवाज़ उठानी है। अन्यथा आप ये महसूस करके चलिए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कहा जाता है कि आपने जो है वो न्यायालय की गर्मा गिरा दी, लोगों का विश्वास भंग कर दिया, इसलिए वकीलों को तो खूब आप अरेस्ट करते हैं, खुद कार्रवाई करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय के अवमानना, ज़्यादातर इसी मामले के केस होते हैं अगर कोई वकील कुछ कहता है। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या आप संदेश दे रहे हैं और क्या न्यायालय जो आचरण कर रहे हैं, जजेस जो आचरण कर रहे हैं, उनसे जो है जनता में क्या संदेश जा रहा है। तो आप न्यायालय पर जो विश्वास है, जो आस्था है, न्यायालय की जो साख है, जजेस खुद गिरा रहे हैं, तो कौन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई। जवाबदेही उनके कहीं नहीं हो रही है। तो अब मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या समझाऊं, कुछ आप भी अध्ययन कीजिए और कुछ समझिए। अगर मेरे को जो मैंने कहा उसमें आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो आप मुझे समझाइए, बताइए। इस बात का ध्यान इन लोगों को, जजेस को भी रखना चाहिए कि आज का इतिहास जो आप बना रहे हैं इतिहास,
ये आगे इसकी समीक्षा होगी, जैसे इमरजेंसी की हो रही है, एडीएम जबलपुर के मामले की हो रही है। चूंकि आपको एक बात और बताऊं, नीरज डे साहब ने आर्गूमेंट तो कर दिया, लेकिन बाद में बताते हैं कि किसी फंक्शन में जब मिले, किसी दावत में, तो एक तरह से वो रो रहे थे, कह रहे थे मुझे उस रात से नींद नहीं आई, वह क्या कह गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन वो समझिए कि वो अपने हितों में इतने पागल हो रखे हैं, लोग बाग आज भी इस तरह के पागल हो रखे हैं कि उनको बाद में भले समझ में आ जाए, लेकिन वो अपना पहला हित देखते हैं। जस्टिस खन्ना साहब को सलाम है, और हर न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं, चाहे वकील है, चाहे जजेस है, उनको उनके जीवन का अध्ययन करना चाहिए। जस्टिस सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका भी अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने एक जो माइल प्रैक्टिसेस है, करप्शन के आधार पर छोटा सा करप्शन था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेटिसाइड कर दिया था और 6 साल के लिए इलेक्शन में बैन लगा दी थी। तो वो लोग हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। यही मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।